हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आपको एक वीडियो जो इंट्रोडक्शन के नाम से आपको बताया अपलोड की गई थी, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिला है ना। लोगों ने वो पसंद की है। अभी देखिए आप नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको मैं आया हूँ। आपको एक टॉपिक है मानव तंत्र। आप देखना, आपका पुस्तक उठा के बुक उठा के देखना, यानी चैप्टर नंबर 2 है मानव तंत्र, और वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए, है ना। इस चीज़ की टेंशन ना लें कि क्राइनोलॉजी यानी क्रम गलत हो जाएगा ना, वो सब हम सब ठीक कर देंगे। आप तो बस अपनी पढ़ाई पर फोकस दीजिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके थोड़े थोड़े नोट्स बना के आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बने रहिए और देखते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी मानव तंत्र एक टॉपिक है, मानव तंत्र। देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। देखो हमारे शरीर में एक तो तंत्र है नहीं भाई, आप सभी को पता है। तंत्र तो बहुत सारे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना पच जाता है, उसे बोल देते हैं पाचन तंत्र, ठीक है। उन सभी प्रोसेसिंग को मैं बताऊंगा। एक होता है श्वसन तंत्र, आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उससे संबंधित है। एक होता है कंकाल तंत्र, हड्डियों से संबंधित होता है, ठीक है। एक होता है ग्रंथि तंत्र, जो हमारे हार्मोन्स या एंजाइम से संबंधित होता है, ठीक है। एक होता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त के बारे में बताया जाता है कि रक्त, हृदय, ये सारी चीजें क्या होती हैं ना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए मानव तंत्र बेसिक सी चीज आपको इसके बारे में समझा दूं कि इस चैप्टर का जब तक आपको पता नहीं होगा, इन शब्दों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप चैप्टर पढ़ना आपका बेकार है। तो पहले समझिए तंत्र होता क्या है ना। चलो, यानी ह्यूमन सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ह्यूमन सिस्टम। देखो यहाँ पर मानव तो सब जानते हैं, मनुष्य होता है। तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। देखो इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेस आपको बनाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, कोशिका। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8 क्लास में भी पढ़ा होगा कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सेल। और कोशिका जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती है तो किसका निर्माण कर देती हैं, ऊतकों का निर्माण कर देती हैं। और जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए समझते रहिए, समझ में तो आ रहा होगा ना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो तो होती है कोशिका। कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक। ऊतक से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, ठीक है। और अंगों से बनता है क्या, तंत्र। तंत्र बनते हैं, किससे बनते हैं, अंगों से बनते हैं। और तंत्रों से बनता है क्या, शरीर, यानी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। चलो आप ऐसे समझ लीजिए, आपने मकान, जो आपका मकान है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है छोटी सी ईंट होती है ना। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो छोटी से छोटी इकाई होती है ना, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उस इकाई का नाम क्या होता है, कोशिका होता है। जैसे बहुत सारी ईंटों को मिलाकर एक दीवार का निर्माण होता है, ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाकर किसका निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। समझ गए ना। और मैंने आपको बताया था कि जब एक दीवार बाकी अन्य दीवारों से मिल जाती है, 2-3 दीवार आपस में मिल जाती हैं, तो एक एरिया का निर्माण हो जाता है, एक रूम का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार ऊतक को हम दीवार बोल रहे हैं, तो ऊतकों को मिला देने से फिर क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। समझ में आया। और जब बहुत सारे रूम्स को आपस में मिला देते हैं, घर में बहुत सारे रूम होते हैं, तो 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, है ना, ऐसे सभी रूम को जब मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है भैया, घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब बहुत सारे अंगों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे शरीर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, है ना।
दोबारा से देख लीजिए, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर तंत्र बनते हैं और तंत्र से मिलकर क्या बनते हैं, शरीर बनते हैं। देखो अब आप देख रहे होंगे तंत्र किससे मिलकर बना है, अंगों से। तो आपको जितने भी तंत्र पढ़ाए जाएंगे उसके साथ साथ आपको अंग भी पढ़ाए जाएंगे, है ना, ऑर्गन्स भी पढ़ाए जाएंगे। अंग जैसे पढ़ाया जाएगा नासिका के बारे में, हृदय क्या होता है ना, लीवर क्या होता है, किडनी क्या होती है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, आमाशय क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। देखो इसी के अंदर एक टॉपिक आता है रक्त से संबंधित जो है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त, देखो इसके बारे में बता रहा हूं, आप हेडिंग डाल के आप नोट करते चलना रक्त के बारे में। देखो सबसे पहले जो रक्त होता है उसके बारे में बताऊं। हमारे शरीर में सबसे मेनली रक्त होता है, ब्लड होता है। उस रक्त में क्या होता है, उस रक्त में देखिए रक्त होता क्या है, इसको देखते हैं। ब्लड, ब्लड हमारे एक अंग से दूसरे, जो ब्लड होता है हृदय से लीवर तक जाता है, लीवर से किडनी तक जाता है ना। ऐसे हमारा रक्त ट्रांसफर करता रहता है हमारी चीजों को, क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है। ये सभी चीजें कहाँ होती हैं, विटामिन होती हैं, कहाँ होती हैं, ब्लड में होती है। देखो रक्त के बारे में सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रक्त होता है ना, रक्त की pH वैल्यू कितनी होती है, ये पूछ लिया जाता है, रक्त की pH वैल्यू कितनी होती है। अब आप इतना आइडिया लगाइए कि pH क्या होता है, पहले ये समझाना पड़ेगा तभी तो समझ पाएंगे ना तुम। pH होता है भैया पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी pH एक स्केल होता है। क्या होता है, स्केल होता है, पैमाना होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक की गिनतियां अंकित होती हैं। समझ रहे हैं ना, यानी एक पैमाना होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक की गिनतियां अंकित होती हैं। और देखिए यहाँ पर अगर 7 से नीचे pH है किसी विलयन की तो वो हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय। और अगर 7 से 14 के बीच में है pH वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो आप देखिए रक्त की pH वैल्यू जो होती है ना, वो कितनी होती है, 7.4 होती है। कितनी होती है, 7.4 होती है लगभग। अब इतनी होती है तो आप समझ गए होंगे प्रकृति कैसी होगी इसकी, भाई अम्लीय होगी क्या, नहीं होगी। 7.4 यहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। साथ ही साथ आपको नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है, और रेगुलर रूप से स्टडी करनी है इन चीजों की, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। अब भाई इस लाइन को समझना है आपको कि तरल संयोजी ऊतक क्या होता है। तरल माने लिक्विड, बहने वाला, समझ रहे हैं ना, रक्त बहता है इसलिए इसको तरल बोला गया है। संयोजी ऊतक यानी एक ऐसा ऊतक होता है रक्त जो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। भाई संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजी का मतलब रहता है 2 या 2 से अधिक जुड़ाव, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो रक्त होता है ना वो जोड़ने का गुण रखता है, यानी जो रक्त होता है वो अंगों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। देखिए रक्त पहले हृदय में होता है, फिर उसके बाद लीवर में जाता है, लीवर के बाद किडनी में जाता है, किडनी के बाद फिर हृदय में होता है। तो आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि ये 2 या 2 से अधिक अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखिए लाल अस्थि मज्जा क्या होता है, हमारी जो हड्डी होती है, हमारी जो बोन्स होती है हमारे शरीर के अंदर, उनमें रेड बोन मैरो पाई जाती है, यानी लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है, और वहीं पर हमारे रक्त का क्या होता है, निर्माण होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं।
जो रक्त होता है ना, रक्त के अंदर आरबीसी जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। इन चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ, है ना। देखो रक्त जो होता है ना, रक्त में आरबीसी, रक्त में आरबीसी 99% पाई जाती है और 1% भाग में क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाई जाती है, ठीक है। और 1% भाग में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, यहां तक देखिए ये सभी पॉइंट आपको क्लियर कर लेते हैं रक्त के बारे में ये। हाँ, एक और चीज आपको याद रखनी है कि हमारे विज्ञान के अंदर बहुत शाखाएं होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे किसी पेड़ की शाखाएं नहीं होती हैं, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, पेड़ एक ही है लेकिन शाखा अनेक है ना, कोई शाखा किधर जा रही है। ऐसे ही आपको ये भी आपको आइडिया लगाना है कि साइंस हमारी एक ही है, साइंस की ब्रांचेस बहुत है, शाखाएं बहुत है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी शाखाएं होती हैं, वो आपको स्टडी करनी पड़ती है। जब आगे तुम आओगे साइंस लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द होता है रक्त का अध्ययन, यानी रक्त का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, उसका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि भैया मानव के शरीर के अंदर कितने लीटर ब्लड होता है, यानी रक्त की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ ब्लड हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है, इस चीज को भी देखते हैं। तो मैं लिख देता हूं मैं कि रक्त की मात्रा मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर पाई जाती है, ठीक है। रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये सभी चीजें रक्त के बारे में बताई गई हैं, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, है ना। देखो रक्त है, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। पीएच से मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल होता है जिस पर 0 से 14 तक की गिनती अंकित होती है, और इसमें 7 से नीचे जो पीएच वैल्यू जिस बिलियन की होगी वो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो बिलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो आप देख सकते हैं रक्त की 7.4 होती है तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारीय होगा। प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, क्षारीय हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखिए, रक्त एक तरल संयोजी युक्तक होता है। तरल का मतलब समझते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है। रक्त कैसा होता है, बहने का गुण पाया जाता है रक्त में, और ये जो रक्त होता है ना वो 2 या 2 से अधिक अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। एक पर्टिकुलर अंग के पास नहीं होता रक्त हमारे खोपड़ी में भी मिलेगा, रक्त हमारे पैरों में भी मिलेगा, सभी जगह रक्त होता है, तो इसलिए ये संयोजी बोला गया इसको, है ना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारी हड्डी जो होती है ना उनके अंदर लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है, उनमें रक्त का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। रक्त में आरबीसी जो होती हैं वो 99% पाई जाती हैं, और 1% भाग में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, बिम्बाणु जिसको बोलते हैं। अभी आगे और मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। रक्त का जो अध्ययन है, या फिर हम किस शाखा में रक्त को पढ़ते हैं, रक्त के बारे में ज्यादा नॉलेज हमको कहाँ मिलती है,
वो मिलती है हीमेटोलॉजी में, यानी हीमेटोलॉजी में रक्त के बारे में पढ़ा जाता है। रक्त की मात्रा मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर पाई जाती है, यानी जो रक्त की मात्रा होती है ना वो मनुष्य के अंदर लगभग कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई हो, ठीक है। चलो